हाँ तो बेटा सभी को जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं अभी आपके सेट के पेपर नज़दीक आने वाले हैं, उनके लिए हमने कक्षा 10वीं के जो अर्थशास्त्र भाग है उससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू किए हुए हैं। कल हमने शुरू किया था जो अर्थशास्त्र भाग का लेसन 2, जो लेसन 2 है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। इसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने कल भी किए थे। उसी कड़ी में कुछ अगले प्रश्न है जिन्हें आज हम शुरू करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है आज का, तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से कैसे भिन्न है, सोदाहरण व्याख्या कीजिए। अब तृतीय क्षेत्र की बात की गई है। जैसा कि आपको याद है 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं, जो प्राकृतिक वस्तुएं होते हैं उनको उत्पादन करते हैं। द्वितीय क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, इसको हम विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। जो तृतीय क्षेत्र है सेवा क्षेत्र भी है। तो आज हमें इसकी बात करनी है कैसे भिन्न है। तो तृतीय क्षेत्र निम्न प्रकार से अन्य क्षेत्रों से भिन्न है। कैसे? जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र, जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों में क्या करते हैं हम लोग, वस्तुओं का उत्पादन होता है। जैसे कि आपने देखा है जो प्राथमिक क्षेत्र है और द्वितीय क्षेत्र है इसमें क्या करते हैं, वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। कैसे? प्राथमिक क्षेत्र में क्या था, हमने कृषि संबंधी कार्य किए थे, डेयरी संबंधी काम था, मछली पालन, पशुपालन हो गया, वनों से उत्पाद इकट्ठा करना, खनन क्रियाएं, सारी किसमें थी, आपकी प्राथमिक क्षेत्र में थी। उनकी वस्तुओं का उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र में हो रहा है यहाँ पे। ऐसी द्वितीय क्षेत्र में क्या किया था हमने, विनिर्माण। गन्ने की चीनी बनाई, गन्ना प्राथमिक क्षेत्र में पैदा हुआ, चीनी क्या होती है द्वितीय क्षेत्र में आती है। ऐसी कपास से कपड़ा बनाया, ठीक है ना। तो जो चीनी है, आपका कपड़ा है, ये किसमें तैयार होता है, ये द्वितीय क्षेत्र में, विनिर्माण क्षेत्र में तैयार होता है। तो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में लोग क्या करते हैं, वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, ठीक है। लेकिन परंतु जो तृतीय क्षेत्र है इसमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता। समझ में आ रही है बात क्या? जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र है यहां पर वस्तुओं का उत्पादन होता है, जबकि जो तृतीय क्षेत्र है यहां पर वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, बल्कि देश में, बल्कि यह क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र के उत्पादक, मतलब जो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र में जो उत्पादक वस्तुओं को उत्पादन करते हैं, ठीक है, उन उत्पाद को क्या करता है, ये सेवाएं प्रदान करता है। मतलब जो भी वस्तुएं और सेवाएं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में पैदा होती हैं, उन क्षेत्र के लोगों को, तृतीय क्षेत्र का काम है सेवाएं प्रदान करना, क्षेत्र काम रहता है। जैसे किसी भी देश में अनेक सेवाओं, जैसे अस्पताल, आप देखते हैं किसी भी देश में क्या चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, शिक्षण संस्थाएं चाहिए, डाक सेवाएं। आपको उदाहरण समझा दिया, हॉस्पिटल क्या है। अब जैसे किसान लोग हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, हॉस्पिटल की सेवा उनको भी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इंडस्ट्री सेक्टर है, वहां पर भी लोग काम करते हैं। कल कोई बीमार हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, उनको हॉस्पिटल चाहिए वहां पे। शिक्षण संस्थाएं, जो आपका द्वितीय क्षेत्र है, यहां पर आपको इंजीनियर चाहिए, पढ़े लिखे लोग, जैसे ITI पास चाहिए, तो सारे कहां से आते हैं, शिक्षण संस्थाओं से आते हैं, ठीक है। अब शिक्षण संस्थाओं से लोग निकलकर द्वितीय क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र, जैसे आपके खेती बाड़ी में कृषि के जो वैज्ञानिक होते हैं, कहां से आते हैं, शिक्षण संस्थाओं से आते हैं, ठीक है। तो यहां से काम लोग सेवाएं वहां प्रदान करते हैं। ऐसी डाक सेवा चाहिए इनको, थाना, अगर कोई झगड़ा वगैरह हो जाए आपको थाना भी चाहिए, कचहरी जैसे कोर्ट में आप जाते हैं, तहसील में तहसीलें भी चाहिए, प्रशासनिक कार्यालय चाहिए, जैसे DC, SDM, ठीक है। आपका ये BDO ऑफिस होता है, आपका ये नायब तहसीलदार लोग बैठते हैं, ये किस में आते हैं, प्रशासनिक कार्यालय में आते हैं। नगर निगम, जो बड़े शहर होते हैं वहां पर नगर निगम होते हैं, नगर निगम। रक्षा क्या है, देश की सेवा के लिए। परिवहन जो आप औद्योगिक क्षेत्र में, जो इंडस्ट्री सेक्टर, जो द्वितीय क्षेत्र है और प्राथमिक क्षेत्र है, जो वहां पर वस्तुएं बनती हैं उनको इधर उधर लाने ले जाने के लिए परिवहन चाहिए। बैंक चाहिए, क्योंकि जो जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, कृषि क्षेत्र है, या डेयरी क्षेत्र है, मछली पालन क्षेत्र है, खनन क्षेत्र है, इनको लोन फैसिलिटी चाहिए,
ठीक है ना, अपनी सेविंग जमा भी करवाते हैं, उनके लिए बैंक चाहिए। ऐसी इंडस्ट्री सेक्टर है जिसको हम द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, इस क्षेत्र को भी पैसे चाहिए होते हैं, तो कहाँ से आएंगे पैसे? बैंक से आते हैं, बैंक चाहिए। अभी इन क्षेत्रों के लिए बीमा कंपनियां चाहिए, ठीक है। तो इन सभी क्या होती है? आवश्यकता होती है। कहने का मतलब क्या है, जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र है इनको क्या चाहिए? हॉस्पिटल, शिक्षण संस्थाएं, डाक सेवा, थाना, कचहरी, प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनियां, इनकी सेवाओं की जरूरत पड़ती है, जो कहां पर होती है? तृतीयक क्षेत्र में होती है, ठीक है। तो इन्हें जो ये अभी हम सेवाओं की बात करें, क्या ये बुनियादी सेवाएं मानते हैं, उनको बेसिक सर्विसेज है ये, इनके बिना गुजारा नहीं चलेगा। कह रहे थे जब कृषि एवं उद्योगों के विकास से, कृषि एवं उद्योगों के विकास से क्या होता है? परिवहन, परिवहन क्या होता है? सामान लाना ले जाना, व्यापार, सामान खरीदना बेचना, भंडारण, जब सामान की सप्लाई पूर्ति ज्यादा हो जाती है तो फालतू सामान को हम स्टॉक कर लेते हैं, कुछ सामान को मार्केट में बेच देते हैं, तो भंडारण जैसी सुविधाओं का क्या होता है? विकास होता है, भंडारण बढ़ता है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का विकास जितना ज्यादा हो, कहने को भी पड़ा है क्या इस प्रश्न का? जितना ज्यादा देश के अंदर प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का विकास होगा, इन सेवाओं की मांग उतनी ही ज्यादा होगी। जो ऊपर मैंने सेवाओं की बात की है, जितना ज्यादा देश में प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का विकास होगा, जो ऊपर मैंने अभी सेवाएं बताई हैं, इन सेवाओं की मांग उतनी ही ज्यादा होगी। आजकल आप देखते हैं इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, कहता आदि की सेवाएं इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण सेवाओं में से एक है। जो तृतीयक क्षेत्र है, आज आप देखते हैं, आप लोग एटीएम कार्ड यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, ठीक है, इंटरनेट कैफे में भी जाते हैं जहां मेल वेल करवाते हैं अपने कामों को लेकर। तो आजकल इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, जिनकी सेवाएं भी क्या है? इस क्षेत्र जो तृतीयक क्षेत्र की क्या है, ये महत्वपूर्ण सेवाओं में से एक है। उम्मीद है बेटा आपके बारे में समझ में आया होगा। इसके बाद में बेटा अगला प्रश्न है, भारत में सेवा क्षेत्र, जो सेवा क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र की बात की है, दो विभिन्न प्रकार के लोग नियोजित करता है। ये लोग कौन है? कौन कौन से लोग नियोजित मतलब काम पे लगाता है? ये कह रहा ये कौन कौन से है? एक तो है संगठित क्षेत्र, जिसको हम लोग ऑर्गेनाइज्ड बोलेंगे, संगठित क्षेत्र। दूसरा असंगठित क्षेत्र होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। अब संगठित क्षेत्र कौन सा है? संगठित क्षेत्र जो तृतीयक क्षेत्र में लोग जो लोग नियोजित किए गए हैं, पहला संगठित क्षेत्र है। कह रहा संगठित क्षेत्र में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, रोजगार की अवधि नियमित होती है। नियमित मतलब आपका रोजगार पक्का होता है, आपको काम से नहीं हटाया जाएगा, पक्का रोजगार है, नियमित रोजगार है, परमानेंट रोजगार है। काम के घंटे आपके नियमित होते हैं, मतलब काम के घंटे नियमित होते हैं। वेतन और सेवा शर्तें नियुक्ति के समय स्पष्ट होती है। जो संगठित क्षेत्र में लोग लगे हुए हैं, रोजगार पे लगे हुए हैं, जब इनकी नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, जब इनको काम पर लगाया जाता है, तो कितने घंटे इनको काम करना पड़ेगा, कितना इनको वेतन मिलेगा, कितनी इंक्रीमेंट मिलेगी, जो भी सेवा की शर्तें होती है, नौकरी की शर्तें होती हैं, वो नियुक्ति के समय ही क्या होती हैं? स्पष्ट होती हैं, बता दी जाती हैं। ये क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, लिमिटेड होते हैं, या तो गवर्नमेंट सेक्टर होता है या प्राइवेट सेक्टर में भी जो कंपनीज होती हैं वो सरकार द्वारा क्या होती है? लिमिटेड होती है, पंजीकृत होती है। इन्हें सरकारी नियमों का पालन करना पड़ता है। मतलब सरकार ने जो भी लेबर लॉ, श्रम कानून बनाए हुए हैं, इन कानूनों का पालन करना पड़ता है। अगर ये कंपनी इनका पालन नहीं करेगी तो इनके ऊपर जुर्माना, पेनल्टी तक लग सकती है, ठीक है। तो संगठित क्षेत्र क्या है, दोबारा से बात करते हैं। कहता है संगठित क्षेत्र में रोजगार की जो अवधि है, जो समय है, अवधि नियमित होती है। काम के घंटे, वेतन, जो आपको सैलरी मिलती है, सेवा शर्तें नियुक्ति के समय आपको स्पष्ट रूप से बता दी जाती है। ये क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, ठीक है, मतलब, और इन्हें सरकारी जो नियम है उनका पालन करना पड़ता है। इसके बाद में मेरे बेटा नेक्स्ट है असंगठित, यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इस क्षेत्र में रोजगार नियमित नहीं होता। नियमित मतलब आपको डेली रोजगार नहीं मिलेगा, एक दिन मिलेगा, 2 दिन मिलेगा, हफ्ता मिल गया, फिर आपको हटा दिया जाएगा। नियमित रोजगार नहीं है यहाँ पे। काम करने घंटे भी तय नहीं है, ये नहीं पता आपको 2 घंटे काम कराएंगे, 4 कराएंगे, 6 कराएंगे, 8 कराएंगे, 10 भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो रोजगार नियमित नहीं है, काम के घंटे नियमित नहीं होते, तय नहीं होते, वेतन भी कम मिलता है आपको, संगठित क्षेत्र के मुकाबले यहाँ वेतन भी कम होता है, और सेवा शर्तें,
जो काम की आपकी शर्तें होती है वो भी स्पष्ट नहीं होती, ठीक है। इस क्षेत्र पर सरकार का भी कोई नियंत्रण नहीं होता। इस क्षेत्र में संवेतन छुट्टी, मतलब संवेतन छुट्टी क्या होती है, जैसे जो संगठित क्षेत्र है, अगर आप छुट्टी लेते हैं तो आपको उसका भी वेतन मिलेगा, तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है। पर अगर आप इस क्षेत्र में छुट्टी लेते हैं, इसमें असंगठित में, आपको जो छुट्टी लेते हैं उसके आपके पैसे कट जाते हैं, आपको संवेतन छुट्टी नहीं मिलेगी, अवकाश नहीं मिलेगा, ठीक है। बीमारी के कारण छुट्टी, अगर आप बीमार हो जाते हैं, अब जो संगठित क्षेत्र है, अगर आप बीमार होते हैं तो आपको सैलरी मिलेगी, छुट्टी मिलती है क्योंकि आप बीमार हैं, ठीक है ना, तो मेडिकल लीव मिल जाती है। पर इस क्षेत्र में जब अगर आप बीमार हो जाते हैं उसके कारण भी आपको छुट्टी नहीं मिलती, तो इस तरह छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं होता। तो कहने का अभिप्राय क्या है, जो संगठित क्षेत्र है रोजगार के मुकाबले में, अगर रोजगार की बात करेंगे तो ये बढ़िया होता है। जो श्रमिक होते हैं इसमें उनका फायदा रहता है, क्योंकि काम के घंटे निश्चित है, यहाँ पे वेतन भी निश्चित है। समस्या है कि हमें आपको जो मालिक है आसानी से बिना कानून नियमों के काम से हटा नहीं पाएगा, पर जो असंगठित क्षेत्र है यहाँ पर कभी भी आपको काम से हटाया जा सकता है, क्योंकि सेवा शर्तें यहाँ पर अस्पष्ट है, आपको बताई ही नहीं जाती। जैसे आप लोग देखते हैं, अगर आप मार्केट में जाते हैं, कोई दुकानदार है, वहां पर 1 लोग 2 लोग 3 लोग 4 लोग 5 लोग काम पे लगे होते हैं, तो दुकानदार की वहां पर मर्जी है, जब मर्जी आप काम पर रखे, जब मर्जी आपको हटा दे, ठीक है ना। तो जो इस तरह का उदाहरण क्या है, आपका असंगठित क्षेत्र का उदाहरण है, ठीक है। उम्मीद है बेटा जो भी आपको समझाया समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में ना आए, 1-2 बार वीडियो को सुनेंगे तो आपको बेटे आसानी से भी ये समझ में आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। इसके बाद कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके मुझे बता दीजिए, मैं इसको दोबारा भी समझा दूंगा। धन्यवाद।